हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th की स्टडी करते हुए हमने 3 वीडियो ऑलरेडी आपको दिए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद आप अब फाइनली यहाँ पर पहुँचे और ये हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, इसको कैसे एप्लीकेबल बनाया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या मैथमेटिक्स है। तो इस थ्योरी को पढ़ने के पहले आपको ये बेसिक बात मालूम होनी चाहिए जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, ये सब सीख चुके हैं आप। वेव मोशन सीख चुके हैं। वेव मोशन में आपने वेवलेंथ सीखा, आपने फ्रीक्वेंसी सीखी, आपने एक छोटा सा रिलेशन सीखा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ का कन्वर्जन फैक्टर था, कन्वर्जन फैक्टर जो थे वो डिस्टेंस लेंथ के लिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 टू पावर माइनस 12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ये अपने के कन्वर्जन फैक्टर थे जिनको हम यूज करेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स में। तो आगे देखते हैं कि प्लांक क्या बताते हैं आपको। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जब हम सीख रहे होते हैं तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सनलाइट है, और सनलाइट में जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो सनलाइट है वो स्कैटर्ड फॉर्म पे आ रही है, यानी कुछ लाइंस छोटी हैं, कुछ लाइंस बड़ी हैं। आप नैरो आइज करके अगर कभी ऑब्जर्वेशन करें या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब जो पुराने वाले आते थे उन इलेक्ट्रिक बल्ब्स को आप अपनी आंखों को नैरो करके उसका ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करिए तो आप देखेंगे कि जो लाइट्स हैं वो लाइन के फॉर्म को आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। यानी यहाँ पर ये जो फिनोमिना हुआ इसको प्लांक ने थोड़ा अलग लैंग्वेज में समझाया। तो प्लांक कहते हैं कि जितने टाइप के भी रेडिएशन होते हैं सभी के सभी रेडिएशन जब इमिट हो रहे होते हैं सोर्स से तो स्मॉल एनर्जी बंडल के रूप में होते हैं। All the radiations are emitted in form of small energy bundle और small energy packet। यहाँ बंडल और पैकेट का मतलब वो वाला बंडल और पैकेट जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, बंच ऑफ, ग्रुप ऑफ में है। तो सभी तरह के जो रेडिएशंस होते हैं सोर्स से जब इमिट होते हैं तो वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स या बंडल के रूप में होते हैं। दीज बंडल्स आर नोन एज क्वांटा। क्या? These bundles are known as quanta, and in case of sunlight these are termed as photon। तो जितने भी क्वांटा होते हैं और फोटॉन होते हैं। तो अब ये हम ये बोलते हैं कि यार ये जो क्वांटा हुए और ये फोटॉन हुए तो जनरल प्रैक्टिस हो गई, हाँ ऐसा होता है। जितने भी रेडिएशंस होते हैं उनमें स्मॉल एनर्जी पैकेट या बंडल के फॉर्म पे रिलीज होते हैं और इनको हम क्वांटा और सनलाइट एक केस है फोटॉन कहते हैं। तो प्लैंक का कंसेप्ट क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार जितने भी तरह के रेडिएशन यानी क्वांटम और या फिर आप कहिए कि फोटॉन रिलीज हो रहे होते हैं, इनकी जो टोटल एनर्जी होती है, इनकी टोटल एनर्जी हमेशा इमिटेड रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैक्स प्लैंक आपको बताते हैं कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, इन ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन the total energy of the radiation is always directly proportional to the frequency of the emitted radiation। यानी इनका मैथमेटिकल एग्जाम्पल फार्मूला बेस्ड की E प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी सभी तरह के रेडिएशन में एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो इनका स्टेटमेंट हुआ राइटिंग पर्पज से। अब इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज होगा, इस चीज को अगर देखें हम तो देखिए अब आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल है अगर तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया है H, वेयर H इज नोन एज प्लांक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक के नाम से इसका नाम पड़ गया प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी चाहिए और वैल्यू है 6.625 10 टू पावर माइनस 34। अब यूनिट क्या होगी तो आप खुद सोचो इसकी यूनिट क्या बनेगी। H इज इक्वल टू जब आप सॉल्व करोगे तो E अपॉन न्यू, E की यूनिट जूल, न्यू की यूनिट सेकेंड इनवर्स, यानी यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड। तो SI में
जो कन्वर्जन फैक्टर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वैल्यू को याद रखिए। अब इसी को अगर कहीं कन्वर्जन फैक्टर सीजीएस में आ गया तो सीजीएस में आने के बाद स्वाभाविक बात है, आप जानते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, तो आप इसको 6.625 10⁻27 अर्ग सेकेंड कर देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में ऐसे हैं जो कि सीजीएस में दिए हुए हैं, तो अगर बच्चों सीजीएस में दे दिया तो फिर आप प्रिकॉशनरी ध्यान रखना कि 6.625 10⁻27 अर्ग सेकेंड यूज करना है, और अगर एसआई में दे दिया तो 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड यूज करना है। ओके, क्लियर? चलिए, अब जब आप ये मैथमेटिकल रिलेशन जान गए तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसको थोड़ा सा सीखना है। अब जब आप इस चीज को ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैक्स प्लैंक ने हमको रिलेशन दे दिया, तो ये फार्मूला फोटॉन्स के नंबर के लिए है। तो अभी ये अगर E इज इक्वल टू एच न्यू है तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे कितने एच न्यू है, 1 एच न्यू है, यानी ये एक फोटॉन या एक क्वांटम के लिए इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको और इजी करना चाहूँ तो आप जानते हो कि सिंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा देन E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यानी आप कहोगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन is equal to h into c upon lambda, where h is a Planck constant 6.625 10⁻34 and c is the speed of light, and the speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. क्लियर? तो अब इन फार्मूले का किस तरीके से यूज करना है और क्या इसमें 4 बातें हैं। तो 4 बातों में पहली इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो ये आता है, कई बार अच्छे कॉम्पिटिशन्स में आ गया कि भाई ऐसा है कि प्लांक का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उस मैथमेटिकल इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। दूसरी बात, उस ग्राफ का स्लोप कितना बनेगा। चलिए, तो हमको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि केमिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करते हैं ज्यादातर, एक्सेप्शनल कुछ ग्राफ को छोड़ के। अब अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो तय बात है, या तो वो अपवर्ड होगा पॉजिटिव स्लोप, या तो डाउनवर्ड होगा नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको हम अगर आगे 0 लिख दें तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यानी इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो पहले ये तो क्लियर हो गया कि ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये क्लियर हो रहा है कि y एक्सिस पे एनर्जी होगा और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगा, और जो m है वो m क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, h है, और उस h पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन। तो क्लियर हो गया कि साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन के हिसाब से कन्वर्जन। तो अब ग्राफ में अब आप ध्यान दीजिए कि क्या होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे एनर्जी है और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप बोलोगे कि y एक्सिस पे मैं एनर्जी लूंगा, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लूंगा, स्लोप में साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से अपवर्ड जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। अब बोले यार इसका स्लोप कितना है, बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। बहुत इजी सा ग्राफ है ये और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, खूब पूछा गया है। तो आप कोशिश करिए कि प्लैंक की थ्योरी का ग्राफिकल अरेंजमेंट आपको आइडिया हो कि हाँ प्लैंक की जब थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं तो उसका ग्राफिकल फॉर्म किस तरह से अरेंज होगा और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अगर अब आपको ये मालूम हो गया तो अब इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स प्लैंक की थ्योरी के 3 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। कैसे? अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी करना चाहता हूं, और कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी 3 तरीके से होगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए फॉर 1 फोटॉन या क्वांटा 1 फोटॉन के लिए, हो सकता है क्वेश्चन n फोटॉन के लिए आ जाए, या क्वेश्चन हो सकता है कि 1 मोल ऑफ फोटॉन के लिए आ जाए। अगर क्वेश्चन 8 फोटॉन के लिए है
तो आपने जो सीखा E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये जनरल इक्वेशन लगेगा। और 10 अगर 1 के लिए है तो 10 के लिए क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे। 100 के लिए क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई करोगे। तो n के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे मैं n का मल्टीप्लाई कर दूंगा, n एच न्यू या n एच सी बाय लैम्डा। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, फोटॉन के नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल है, यानी 1 फोटॉन के लिए या n फोटॉन के लिए। और अगर 10 फोटॉन 100 फोटॉन मालूम है और कोई बोल दे कि 1 मोल फोटॉन के लिए बताओ, तो आप जानते हो कि वहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ऐसे केस में E इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर एच न्यू या E इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। अब इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स में भी है। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, यानी E और Y सॉरी लैम्डा ही वेरिएबल है। तो अगर आप सबकी वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 6.02 10 टू पावर 23, प्लांक कांस्टेंट 6.625 10 टू पावर -34 इनटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इनटू 10 टू पावर 8 होल अपॉन लैम्डा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अमेजिंगली 0.12 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल ये आ जाएगा। और इतनी वैल्यू को हम बोलेंगे 1 आइंस्टीन वैल्यू, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। तो 0.12 अपॉन लैम्डा 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए बहुत ब्रॉड टर्म हो जाती है, 1 मोल ऑफ फोटॉन बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि न्यूमेरिकल्स जो बुक में हैं वो 3 तरीके के हैं, 1 फोटॉन के लिए, n फोटॉन के लिए और 1 मोल ऑफ फोटॉन के लिए। अब इन फार्मूले का यूज करके अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पर कन्वर्जन फैक्टर। जो बच्चे कन्वर्जन फैक्टर जानते हैं उनके लिए बहुत सरल होता है और वैल्यू रखते हैं और आंसर आ जाता है। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3300 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3300 एंगस्ट्रॉम। अब इतने सरल क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या? तो पहला क्वेश्चन में हमको E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लगाना है और E निकालना है। लैम्डा की वैल्यू 3300 एंगस्ट्रॉम दी है, तो सबसे पहला काम ये 3.3 10 टू पावर 3 एंगस्ट्रॉम दी है, इसको हम ऐसा ही कन्वर्जन करेंगे। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -10 मीटर, तो ये 3.3 10 टू पावर -7 मीटर। पहला काम ये है कि आप क्वेश्चन करने के पहले कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके आपने एंगस्ट्रॉम कन्वर्जन मीटर में कर लिया है। बस अब ये SI में हो गया है। अब आप वैल्यू रखोगे और आंसर आएंगे। तो वैल्यू कैसे बोलोगे आप? E निकालना है मुझे 6.625 10 टू पावर -34 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल अपॉन 3.3 10 टू पावर 7 अब आप ध्यान दो, क्या करोगे आप? थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करोगे बच्चे। ये 1 टाइम जाएगा, ये अप्रॉक्स 2 टाइम जाएगा, यानी अप्रॉक्स 6, ये 7 -7 ऊपर जाएगा तो +7, 8 7 15, ये -34 है तो -34 में +15 जाएगा तो -19 जूल। यानी इस रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी है वो 6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल है। बहुत इजी। यानी यहाँ आपको दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि प्रैक्टिस में नहीं रहता और आदत जब नहीं है तो आदमी कंफ्यूज रहता है। कई बच्चे तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, मीटर में बदलते हैं तो उनका 10 टू पावर 13 आ जाता है। ये नेचुरल प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिनके साथ है बार बार प्रैक्टिस में लाओगे क्वेश्चन तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं और बोलूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 जूल ऑफ एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 जूल ऑफ एनर्जी
if the wavelength of a radiation is 2000 angstrom. Clear? Calculate the total number of photons in 1 joule of energy if wavelength of a radiation is 2000 angstrom. अब मेरे को फोटॉन का नंबर लाना है, यानी कितने फोटॉन्स हैं इसका पता करना है। तो स्वाभाविक बात है n पता करना है, नंबर ऑफ फोटॉन पता करना है। तो अब मैं n वाला इक्वेशन लगाऊंगा, यानी मेरे पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ n मल्टीप्लाई करके यूज करूंगा, और E इज इक्वल टू एन एच न्यू या E इज इक्वल टू एन एच सी वाई लैम्डा इक्वेशन का यूज होगा। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी। तो आप सोचो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल एनर्जी 1 जूल है और फोटॉन की वेवलेंथ भी मैंने दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे बोलता हूँ कि बच्चों आप ये बताओ कि मेरे पास फोटॉन का नंबर कितना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी है। आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम है, यानी 2 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम है, यानी 2 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 मीटर है, यानी 2 × 10⁻⁻7 मीटर। पहला काम तो आपने कन्वर्जन किया और वेवलेंथ का कन्वर्जन मीटर में कर लिया। फिर आप बोलोगे सिंस E इज इक्वल टू n hc बाय लैम्डा, मुझे n सॉल्व करना है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E × लैम्डा अपॉन hc। बस अब वैल्यू आप रखो, और वैल्यू रखने के बाद बाकी तो फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। पावर में जरूर प्रॉब्लम आती है। टोटल एनर्जी 1 जूल है, वेवलेंथ 2 × 10⁻⁻7 है, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10⁻34 है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ऐसे कैलकुलेशन में हमेशा बच्चों आदत डालनी होगी कि आप पहले पावर सॉल्व करो, नंबर नहीं, पहले एक्सपोनेंट सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद फिगर्स सॉल्व करो। तो -34 और +8 -26, -26 ऊपर गया तो +26, +26 और -7 कितना होगा +19, यानी ये 13 10⁻19 x पावर आई। ये 2 है, ये अप्रॉक्सीमेशन चालू कर लेते हैं, ये 2 है, ये अप्रॉक्सीमेट कर लो, तो 5 7 18 19.875 10⁻19, ये अप्रॉक्सीमेशन कर लो 20 अगर ये, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, इसको मैं 1 × 10⁻18 फोटॉन है, लगभग 1 × 10⁻18। अप्रॉक्सीमेशन के अलावा अगर आप करोगे तो 1.03 × 10⁻18 फोटॉन्स का नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं बुक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, कठिन नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन में कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, प्लस आप कैलकुलेशन में कितने स्ट्रॉन्ग हो। होता क्या है, मैथमेटिक्स बनना अलग चीज़ है और हिसाब किताब बनना अलग चीज़ है। कैलकुलेशन अलग विधा है, अलग स्ट्रीम है, तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप उसमें इन्वॉल्व होते जाओगे आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, आप इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो कोशिश करिए थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली माइंड आपका इजी वे की तरफ जाएगा और आप आंसर ला पाओगे। तो ये है प्लांक की थ्योरी और प्लांक की थ्योरी का मैथमेटिकल अप्रोच। ये मैथमेटिकल अप्रोच जनरल प्रैक्टिस के लिए है कि हाँ ऐसा ऐसा होने पे हमको बहुत सारी बातों का ज्ञान मिल जाता है। अब आपको ये देखना है कि ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी का और ब्रॉड यूज क्या है। अब इसका एप्लीकेशन तो हमको क्लियर होगा कि मैथमेटिक्स ऐसे होगी। अब ये प्लैंक की थ्योरी को क्या कुछ कंसेप्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल, बोले हाँ तो पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इवन पूरी केमिस्ट्री में जहाँ भी एनर्जी फैक्टर आएगा तो प्लैंक की थ्योरी तो यूज होगी। फिर भी कुछ कॉमन फैक्टर में आप समझाना चाहें तो एक टर्म है आपके सिलेबस में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, व्हाट आर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो इसमें एक मिथ है, लोगों की नासमझी है
कुछ लोग ये बोल देते हैं कि ब्लैक बॉडी, जैसे बचपन में आपको पढ़ाया जाता है कि ठंड में काले कपड़े पहनते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करता है पूरी तरह से, तो यही ब्लैक बॉडी है। तो ऐसा नहीं बोलना आपको। आपको ये बोलना है एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस which act as perfect absorber and perfect emitter of the light or radiation is known as black body। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन का परफेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है और परफेक्ट इमिशन करता है, इसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एनीथिंग, आप कह सकते हो कि द परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर? इसमें बस और बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है। इसको आप कैसे समझो? ब्लैक यानी काला कलर से इसको कोरिलेट नहीं करना है। जैसे इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात कि मैंने एक आयरन रॉड ले ली। अब इस आयरन रॉड को मैं हीटिंग इफेक्ट करता हूँ और इसको हीट करने की कोशिश करता हूँ, गर्म करता हूँ। खूब स्ट्रॉन्ग हीट किया तो आयरन रॉड क्या हो जाएगी? पहले हल्का हल्का लाल होगी, डल रेड होगी। फिर और गर्म करूँगा तो क्या होगा? बोले यार अब तो और डार्क रेड कलर की हो जाएगी। चलो और गर्म करता हूँ, अब क्या होगा? बोले अब उस रेडिशनेस में थोड़ा येलोइशनेस आएगा। और गर्म करता हूँ तो क्या होगा? बोले फाइनली ये वाइट, सफ़ेद या वाइट कलर से ग्लो करेगी। अच्छा, तो इसने क्या किया? रेडिएशन को परफेक्टली एब्जॉर्ब किया, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, फ्रीक्वेंसी में चेंज आने से इंटेंसिटी बदली और इंटेंसिटी बदलने से कलर में चेंजेस आए। अब इसी का उल्टा करते हैं। चलो अब मैं इस रॉड को ठंडा करने की शुरुआत करता हूँ तो क्या होगा भाई? व्हाइट से फिर येलो होगी, येलो से रेड होगी, डल रेड होगी और फाइनली अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इस आयरन रॉड ने रेडिएशंस को परफेक्टली एब्जॉर्ब किया है और परफेक्टली इमिट भी कर दिया है। Therefore, it considered as a black body, even it is not black in color। तो ब्लैक बॉडी का मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ द रेडिएशन जो होते हैं वो ब्लैक बॉडी है। क्लियर? ब्लैक बॉडी का लॉजिक ये होता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस एंड विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट इंक्रीजेस। यानी जैसे अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर T1 है तो अगर मैं बोलूँ कि ये इफेक्ट है कि पहले ठंडे से मैक्सिमम टेम्परेचर तक गया, गर्म हुआ, फिर अपनी ओरिजिनल रियल एनर्जी लेवल में आ गया, यानी जहाँ से चला वहीं पे आ गया। यही चीज़ और हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो बोले ये जो शेप हुआ ये एज इट इज़ रहेगा, यानी इफेक्ट तो नहीं बदलेगा, हाँ उसकी इंटेंसिटी जरूर बदल जाएगी। कि अगर मैं 1000 पे गर्म कर रहा हूँ तो अलग इफेक्ट मेरे को दिखेगा, 5000 पे करूँगा तो स्वाभाविक अलग दिखेगा, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये ब्लैक बॉडी में आपको इतना ही कंफर्म रखना है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें है भी नहीं और ज़्यादा सोचना भी नहीं। हाँ लेकिन ब्लैक बॉडी का मतलब काला से ही समझना है कि वही काला चीज़ है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेगा और परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर होगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे। अब ये प्लांक की जो थ्योरी है, इस थ्योरी का एक बहुत ही बड़ा यूज होता है और उस बड़े यूज का नाम है कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह शब्द सुनने में बहुत छोटा सा जरूर लगता है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वैसे तो फिजिक्स के हिसाब से सोचा जाए तो आजकल तो फोटो सेल, सोलर लाइट इन्हीं का ज़माना है और आगे फ्यूचर इन्हीं में है। तो ये बहुत ब्रॉड स्केल में इंजीनियर्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी आप थोड़ा सीखोगे, केमिस्ट्री में भी है लेकिन बहुत ही लाइट मोड में है, उतना ही है जितना आप उसको मैथमेटिकली अप्रोच कर पाओ, कुछ नहीं है। तो चलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? वो सीखने के पहले आपको एक साइंटिस्ट का नाम तो सबको याद होता है, आइंस्टीन।
आइंस्टीन को दो चीजें मिली, वैसे तो उनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन दो चीजें अगर बोले, एक है फेम यानी पब्लिसिटी, और एक में मिला इनको प्राइज इनाम, एक में नाम एक में इनाम। तो पब्लिसिटी यानी नाम तो इनको मिला था रिलेटिविटी थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी जो है उस थ्योरी से इनको बहुत ज़्यादा फेम हुआ, लेकिन इनको इनाम यानी प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन वाज गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब आइंस्टीन का नाम आ गया, नोबेल प्राइज शब्द आ गया। तो समझने की बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इजी कंसेप्ट तो नहीं होगा, कुछ ब्रॉड बातें तो उसमें होंगी। क्लियर? चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? लेट मान लो एक आयरन ऑब्जेक्ट, सॉरी मेटल ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर सीजियम का यूज होता है, ब्लू सीजियम का, बाकी और भी एलओएस फॉर्म में यूज होती है। इसमें फोटो यानी सनलाइट पड़ रही है, तो फोटो जब इस सीजियम प्लेट से टकरा रही है तो सीजियम प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को के इमिशन के बाद अगर एक सर्किट बनाया हो तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ये तो आप समझते हो। तो सीधी भाषा में फोटो यानी लाइट जब मेटल सरफेस सीजियम से टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले सरल भाषा में ऐसे बोलो। दूसरा, इसमें थोड़ा सा और लेंदी शब्द घुसेड़ने की कोशिश करो, जैसे जो सीजियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इससे हुआ क्या, बोले यार जब फोटो का इफेक्ट होगा यानी लाइट का जो इफेक्ट होगा तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण ये मेटल मेल्ट नहीं होगी। दूसरा, ये जो मेटल है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to emit the valence electron from the outermost cell of any atom is termed as ionization energy। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अब आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको अब साइंटिफिक भाषा में बोलना क्या कि व्हेन फोटॉन और any radiation strikes with the metal plate of higher melting point and lower ionization energy, then the emission of electrons from the surface of the metal is termed as photoelectric effect। क्लियर? कि जब फोटॉन या hν एनर्जी मेटल की सरफेस, कौन सी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो हाई और आयोनाइजेशन एनर्जी हो कम, की सरफेस से स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर होगी बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन फोटॉन स्ट्राइक्स विद द मेटल सरफेस ऑफ higher melting point and lower ionization energy, then the release of electrons from the surface of the metal is termed as photoelectric effect। तो सरल भाषा में तो ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाते हैं। मैंने आपको ये कहा कि ये मेटल की सरफेस है और ये फोटॉन्स आ रहे हैं और फोटॉन्स मेटल की सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं। ये जो फोटॉन है इसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू hν है, यानी यहाँ पे प्लांक की थ्योरी एप्लीकेबल हो गई। ये मान लेते हैं मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अभी मेटल के न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड अप है और अभी फ्री नहीं। जब ये फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे मेटल की सरफेस से और सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाएंगे। जब ये मूव कर जाएंगे तो इनको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ना कहेंगे हम इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस चित्र में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातों को आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इससे कंसर्न करना है। क्या बातें हैं? तो एक बात तो आपको दिख रही है, वो ये कि द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू hν। क्लियर?
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मेटल की सरफेस होती है तो मेटल की सरफेस में जब रेडिएशन की एनर्जी आके स्ट्राइक करती है, ध्यान से सुनिएगा, रेडिएशन की एनर्जी आके स्ट्राइक करती है तो ये एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है या दो तरीके से प्रयोग की जाती है एटम के द्वारा, मेटल शीट के एटम के द्वारा। क्या? द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन स्ट्राइक्स विद द मेटल सरफेस यूज्ड इन टू वे। क्लियर? पहला तरीका, पहला जो हिस्सा है, पहला पार्ट है, इक्वल पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, पहला पार्ट मेटल की सरफेस पे रेडिएशन आएगा, रेडिएशन आने के बाद वो क्या करेगा, जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, यानी उसका न्यूक्लियर फोर्स वीक कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से फार अवे होगा एंड फाइनली इट बिकम फ्री फॉर मूवमेंट। तो यहाँ पर जो एनर्जी का हिस्सा मेटल प्लेट के एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए यूज हो रहा है, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। The first part of energy which is used for excitement of the electrons present in the atom is termed as photoelectric work function and indicated as W naught, where W naught is equal to h nu naught. तो photoelectric work function W naught से represent करते हैं और W naught is equal to h nu naught, where nu naught is a new term. Nu naught is known as threshold frequency. Threshold frequency. Threshold का मतलब लिमिट, सीमा, रेंज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझो आप इसको। अगर मैं कहूँ कि ये पेन है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो स्वाभाविक बात है 80 पे मेल्ट नहीं होगा, 85 पे मेल्ट नहीं होगा, 89 पे मेल्ट नहीं होगा और 90 पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आगे पूरी तरह से पिघल जाएगा। यानी इस पेन के मेल्ट होने के लिए मुझे 90 डिग्री टेम्परेचर तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। यानी इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कितना 90 है, उसके नीचे काम नहीं चलेगा, ऊपर हो तो चलेगा, बराबर होगा तो भी काम नहीं चलेगा, वो अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस की वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी एक शर्त कंडीशन है कि मेटल कहती है कि मैं अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकालूंगी जब मेरे को इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस की वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो होनी ही चाहिए रेडिएशन। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होंगे। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस which must be present in the radiation to emit the photoelectron. If the frequency of radiation is less than or equal to threshold frequency, then the photoelectric effect never be observed. कभी भी नहीं हो सकता। यानी आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर किसी कारण से क्या हो, मेटल सरफेस में की रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो या बराबर हो, तो ऐसे केस में कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता, असंभव। क्लियर? मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा अभी आगे कैसे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, वेयर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज नोन एज W नॉट इज इक्वल टू H नॉट। अब हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो यहाँ पे भी न्यू नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C बाय लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लाइक ए सिंपल वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में भी वही बात आएगी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आएगी। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो चुका है और न्यूक्लियर फोर्स से फ्री हो गया है। अब ये किसी टर्मिनल की ओर मूव करेगा और वो अट्रैक्ट हो जाएगा।
जब ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का फ्लो होगा इन सर्किट, सेल सर्किट में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी है उसको Ke काइनेटिक एनर्जी बेस में मैक्स लिखा जाता है इज इक्वल टू 1/2 mv²। The second part of energy is known as Ke max, kinetic energy maximum, and this part of energy is used to provide the kinetic energy of velocity to excited electrons to move in the circuit. The second part of energy is known as kinetic energy max, and this amount of energy is used to provide the kinetic energy or velocity to free excited electron in the circuit. अब यहाँ पे कोई बार क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीन ऑफ मैक्स इन Ke max, Ke max में मैक्स क्यों लिखा है? तो आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ठीक है ये सब रिजल्ट तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन Ke max इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एट this time since the electron moves with its maximum velocity, therefore the expression of Ke kinetic energy max is used in the equation. Clear? तो आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी फिनोमिना हो रहा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन E is equal to h nu is subdivided in two parts, not in two equal parts, two parts. So one part of energy is known as photoelectric work function. Photoelectric work function is the total amount of energy required to release the electron from the outermost cell of atom. And the second part of energy is known as kinetic energy max, where the kinetic energy max is the total amount of energy used to provide the kinetic energy to free electrons in the cell circuit. Clear होगी बात? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आने पे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। Ke max में मैक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एट दिस टाइम इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये जनरल प्रैक्टिस हुई कि हाँ काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन ही होगा। अब इसका इक्वेशन होगा, स्वाभाविक बात है, आप समझते हो कि टोटल एनर्जी h nu है वो आ रही है और दो पार्ट में अगर ब्रेक हो रही है तो इसका एक मैथमेटिकल अप्रोच बनेगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा और फिर इसमें कुछ नियम कायदे आएंगे। तो क्या मैथमेटिकल अप्रोच होगा, क्या नियम कायदे आएंगे उसको देखते हैं। तो अब इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, तो आप समझ रहे हो कि जो टोटल एनर्जी h nu है वो दो पार्ट में टूट रही है, Ke max प्लस फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, यानी h nu इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस h nu नॉट। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में आए तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में इजी कैलकुलेशन होता है, आपको मैं कराऊंगा ही चीज। अब इसको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं इसको ये बोलूँगा कि यार अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1/2 mv² इज इक्वल टू h nu माइनस न्यू नॉट कर दूँ, तो जो मैंने अभी कहा कि आने वाली रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है और कम है, इक्वल है और लेस देन है, तो ये इफेक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, इक्वल हो, तो न्यू माइनस न्यू नॉट की है, तो यहाँ पे भी न्यू नॉट हो जाएगा इक्वल में, तो ये 0 हो जाएगा, तो खत्म, हो ही नहीं सकता। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी से कम है तब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इम्पॉसिबल है। तो मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि आने वाली फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिट रेडिएशन should always greater than the threshold frequency. If the frequency of the radiation is equal or less than the threshold frequency, then the effect will not be observed. Clear? चलिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका फार्मूला निकालने के लिए, फिजिक्स में भी आया, केमिस्ट्री में भी आया, तो आप बोलोगे कि v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन m, न्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ c/λ माइनस c/λ नॉट। इसको और इजी करना है तो 2hc अपॉन m,
एलसीएम लोगे तो लैम्डा लैम्डा नॉट, सॉल्व करोगे तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा टू होल पावर 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इक्वेशन 2hc/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट का होल पावर 1/2 होता है। ये इक्वेशन से न्यूमेरिकल तो बहुत नहीं आए हैं केमिस्ट्री में स्पेशली, लेकिन इसे कंसेप्ट बहुत आए। अब ध्यान दो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि न्यू शुड ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू शुड ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां ध्यान दो यहाँ लिखा न्यू नॉट माइनस लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, तो कॉमन सेंस है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर न्यू का कोई रिलेशन होगा तो लैम्डा उसका रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उल्टा आने वाला वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को क्लियर रखते हो तो वेवलेंथ में तो कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता, और आप अपने आप समझ जाते हो कि हाँ ये बातें इसमें हो रही है। क्लियर बात? तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि इनका इसका मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई कर पाओ और उसको समझ पाओ। अब अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसके 5 कंसेप्ट होते हैं और ये आपको दिमाग में बैठाना होगा कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सुनिए, तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 कंसेप्ट होते हैं। उन 5 कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट कि दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द लाइट इज कंसीडर्ड एज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म or the emitted radiation or released radiation follows the Planck's quantum theory। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यार ये जो इफेक्ट तभी होगा जब लाइट क्वांटाइज्ड फॉर्म पे होगी, यानी ये प्लांक की थ्योरी को फॉलो करेगी। यानी कहने का अर्थ है कि 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 10 फोटॉन, 50 फोटॉन, 1000 फोटॉन ऐसे आएंगे तो ये होगा। लेकिन अगर आप बोलो 1.25 फोटॉन आए हैं, 2.5 फोटॉन आए हैं, 1.5 फोटॉन आए हैं, तो ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया, यहाँ पे क्वांटाइजेशन थ्योरी नहीं लगेगी। यानी यहाँ पर आपको बहुत सीधा सरल सी बात कह रहे हैं कि फोटॉन जो होगा n होल नंबर होगा। क्लियर? दूसरी बात, जो रेडिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। शब्दों पे ध्यान देना। द टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted depend upon the intensity of the light, it never depend upon the frequency of the light। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यानी लाइट कितना इंटेंस आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात को आप ध्यान रखना। तीसरी बात, द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द frequency of the light, not depend upon the intensity of the light। ये 2 कंफ्यूजिंग फैक्टर है। क्या? कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी while the number of photo electron depend upon intensity। क्लियर है ये बात? तो ये 3 बातें हुई। फोर्थ आपको मालूम है कि दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज मोर देन और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? 5वीं और इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत सारे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो गलत तरीके से बच्चों को बता देते हैं और फिर उसका पॉइजनस इफेक्ट भी होता है। वो क्या है उसको पहले सुनिए। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन
द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड रिलीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। रेडिएशन के टकराने और फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड रिलीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये 5 बातें होती हैं, इनको कहते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? पहली बात कि दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द रेडिएशन is considered as in quantized form or the radiation follows the Planck's quantum theory of radiation. Clear? Second, the kinetic energy of photoelectron depend upon the frequency of the radiation. Third, the number of photoelectron emitted depend upon the intensity of the radiation. Fourth, this effect is observed only when the frequency of the radiation is more than or greater than the threshold frequency. And fifth, there is no time gap between the incidence of radiation and release of photoelectron. Clear? अब इसी में ग्राफ बनाओ। जब मैंने प्लांक की थ्योरी आपको पढ़ाई, अब प्लांक की थ्योरी में मैंने कहा कि जो ग्राफ होगा वो E और लैम्डा का ये ग्राफ आपने बनाया था और स्लोप आपको मिला था कितना? H, प्लांक कांस्टेंट। लेकिन यही ग्राफ अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बनाया जाए तो स्वाभाविक बात है ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यहाँ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ क्या कभी ओरिजिन से होके जाएगा? आप खुद सोचो। बोले ओरिजिन से कहाँ से आएगा? ओरिजिन पे तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो किसी भी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0 तो हो नहीं सकती, उसकी एक सर्टेन रेंज होगी। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मेटल की थ्रेशोल्ड रेंज ये है, यानी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। यानी ओरिजिन से तो ग्राफ कभी बन ही नहीं सकता। ग्राफ इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेंज से बनेगा और फिर स्ट्रेट लाइन ही जाएगा और उसका स्लोप हमेशा प्लांक कांस्टेंट ही होगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आई, यहाँ पर जो पूछा गया कि भाई ये गैप क्यों है, तो यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। जिनको अनुभव है वो बोलेंगे कि भाई ये गैप इसलिए है क्योंकि किसी भी मेटल की रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा हो जाती है तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रेंज कम होगी या इक्वल होगी तब तक तो इफेक्ट होगा नहीं, और जब तक इफेक्ट होगा नहीं तब तक कोई ग्राफ का इशू नहीं है। नॉनसेंस कुछ होते हैं जिनको समझ नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, लोग बताते हैं कि क्या हुआ, तो कुछ लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, बोले यार ये गैप है, गैप इसलिए आया है क्योंकि लाइट आएगी, लाइट टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा और फिर भागेगा, तो कुछ टाइम तो लेगा, इसलिए ग्राफ में थोड़ा सा गैप हो गया है। ये नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी 5वां पॉइंट पढ़ा, क्या? देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड रिलीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आप बहुत समझदारी से इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको बुक्स जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सफलता का मंत्र होता है क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में अगर बात करूँ तो मैथ्स बाय प्रैक्टिस, केमिस्ट्री बाय IQ एंड फिजिक्स बाय IQ एंड केमिस्ट्री बाय गुड टीचर। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छी बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए, लेकिन उस बुक को एकदम चाट जाइए, उसका कोना कोना आपको मालूम हो, उसका पूरा एड्रेस मालूम हो, किस पेज पे क्या है, कैसे है। एक पे 100% एफिशिएंट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 10 बुक को आप 10% पढ़ने के बाद 100% नहीं होता है। 10 बुक का 10% पढ़ने के बाद वो 7-8% ही आएगा। ओके, तो कोशिश करिए कि एक बुक पे कंसंट्रेट होइए, ध्यान दीजिए। बहुत सरल है, तो हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आगे बढ़ेंगे और अब बारी आएगी बोर्स एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्रम और दुनिया भर की बातें जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।